हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है कन्वेक्शन का सेकेंड लेक्चर। जो लास्ट में हमने किया था डिस्कस, उसके उसके आगे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर 1 था कन्वेक्शन का। स्टार्ट करने से पहले कुछ 2 मिनट वार्तालाप कर लेते हैं, बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। एक्चुअली मैं भी देख रहा हूँ, खुद ही जो मेरे ग्रुप में कुछ एक्टिव स्टूडेंट्स थे, वो लोग भी कुछ लाइक रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, यहाँ पे चैनल पे नहीं दे रहे रिस्पॉन्स। मे भी ऐसा हो कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे होगे अभी। नेगेटिविटी बहुत सारी है, डिमोटिवेशन बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन इसका शिकार नहीं होना है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो चुके होंगे। अब मैं आपको रियलिटी दिखाता हूं, देखो क्या है। पहली बात तो, आप अगर नहीं पढ़ रहे होगे तो ये समझ लो आप ही नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, ये मत समझो कोई भी नहीं पढ़ रहा होगा। जिसको निकालना है, जिसकी रैंक निकलेगी, वो पढ़ रहा है। ठीक है, और वो रैंक निकालेगा, मेहनत कर रहा है। ये सब चीज जो संसार में चल रहा है, इसको छोड़ के वो अपने स्टडी पे फोकस कर रहा है और वो क्रैक करेगा। ठीक है, पहली बात ये। अब दूसरा ये सुनो, इस बार क्या है, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो जॉब नहीं निकाली है। जैसे 2020 में भी नहीं निकाला था, 21 में भी नहीं निकाला। जैसे ओएनजीसी हो गई। ओएनजीसी क्या है, मैकेनिकल वालों के लिए ड्रीम जॉब है। इनफैक्ट ओएनजीसी के आगे बहुत सारे लोग यूपीएससी छोड़ देते हैं। मेरे ही बैच के 2 लोग, जिसका एआईआर 10 था और एआईआर 32 था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का, वो उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने ओएनजीसी को ऑप्ट किया। ठीक है, फिलहाल अलग चीज है, लेकिन उसका जॉब नहीं निकला। ये भी नहीं कह सकती 2022 में निकले, वी कांट से। ओजीसी ने, अब देखो 2021 में एनटीपीसी का भी नहीं निकला है अभी तक, आई थिंक, जैसा मुझे पता है। गेट के थ्रू गर्ल्स के लिए निकाला है, सिर्फ स्पेशल रिक्रूटमेंट के तहत। तो अब देखो, अब बर्डन कहां पड़ेगा? बर्डन पड़ेगा एमटेक पे। भाई, बंदों को अगर पीएसयू नहीं मिलेगा, आईएएस की बात करें तो क्या है, आईएएस में रेलवेज हटा दिया, रेलवेज है नहीं, पता होगा सबको। और दूसरा क्या है कि आईआरएमएस पता नहीं कब होगा। आईआरएमएस के बारे में हमें पता नहीं है कब स्टार्ट करेंगे। और बाकी जो है कि लाइक अदर जो है यूपीएससी के थ्रू, मतलब ईएससी के थ्रू, उनमें भी जॉब बहुत कम दी है, बहुत कम वैकेंसी लास्ट ईयर भी थी, और इस साल भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, इतने डिपार्टमेंट नहीं दिखाए हैं, नहीं आए हैं जितने की नॉर्मल हमारे 2017-2018 तक हुआ करते थे। तो अब क्या होगा, ईएससी की जॉब कट है बहुत सारी, गेट के थ्रू जो पीएसयूज हैं उनकी जॉब कट है। ठीक है, तो बर्डन किस पे जाएगा? एमटेक पे जाएगा। तो अभी तक आपको अगर अंडर 1000 में अगर एमटेक मिल जा रहा था अच्छे कॉलेज से, तो अब वो रैंक वो भी शूट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कुछ लोग ऐसे सोच के बैठे कि भी नहीं, मेरे को तो एमटेक में जाना है, पीएसयू में जॉब लेनी नहीं, अपने को अंडर 1000 लेके आना, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कट ऑफ भी मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है, ठीक है, वो भी बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अभी जो टाइम मिल रहा है, कॉलेज सबका बंद होगा अभी, ठीक है, घर से ही क्लासेस करो, घर से करने क्लास, पता ही रहता है कि आपको बहुत सारा टाइम निकाल सकते हो, तो वो टाइम निकालो, टाइम निकाल के पढ़ो। ठीक है, और ये सब फालतू की चीजों में नहीं पढ़ना है। हाँ ठीक है, सेफ्टी रखना है, सब कुछ है, अपने घर वालों की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी रह के, और आगे का सोचो लॉन्ग टर्म कि अगर मान लो अभी आपने इसमें इस सब में पढ़ के मान लो दिमाग में नेगेटिविटी रख ली, या फिर कॉलेज नहीं है उस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया, तो आगे चल के 1 साल का आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, और आगे चल के टाइम जो है टफ ही होने वाला है। जॉब्स कम हो रही है, ठीक है, ईयर बाय ईयर, मे भी अगले साल बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जॉब्स नहीं मिल रही है, जॉब्स कम हो रही है, डिमोटिवेशन नहीं है, जॉब्स बहुत सारी है। ठीक है, गेट जो अच्छी रैंक निकालता है गेट में, ईएससी में, उसको एक बंदे के पास 10-10 जॉब होती है। जॉब की तो कमी है ही नहीं, बस ये आपको एफर्ट करना है। ठीक है, खैर अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। द टॉपिक इज कन्वेक्शन में 2 मिनट हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं, फर्स्ट क्लास में क्या देखा, ताकि लिंक कर पाओ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, कन्वेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन दिया। कन्वेक्शन क्या है? इट इज अ exchange of energy between the solid and the fluid.
both are having temperature difference and in such a way that fluid is having motion. particularly मैंने इसका definition लिख के दिया था, ठीक है। मोटा मोटी ये कि फ्लूइड और सॉलिड के बीच में हमारा जो अगर इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है और फ्लूइड के पास बल्क मोशन है तो इस टाइप के हीट ट्रांसफर को हम बोल देते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन कैसे होता है? दो टाइप का होता है। एक तो क्या हो, जो फ्लूइड का फ्लो है हमने क्या एक्सटर्नल एजेंसी से उसको इंपार्ट किया है, लाइक फैन से, ब्लोअर से हमने क्या दिया, स्पीड दे दी, मतलब वेलोसिटी दे दी फ्लूइड को, तो क्या करेगा, सॉलिड सरफेस से हीट देते हुए निकल रहा है, ठीक है, विद सम वेलोसिटी, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स कन्वेक्शन, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा फ्री कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन में क्या है, कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसके पास का जो फ्लूइड है उसमें हम एक्सटर्नल एजेंसी से फ्लो नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उसमें हम लोग जस्ट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उसका डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से जो हमारा फ्लूइड है सॉलिड के पास में वो क्या है, उसका डेंसिटी कम हो रहा है, कम होने के बाद में वो लाइटर हो रहा है, लाइटर होने के बाद में क्या वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और उसकी जगह पे नया फ्लूइड आ रहा है जो कि कोल्ड है, तो इस तरह से क्या हमारा फ्लो बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज फ्री कन्वेक्शन। अब देखो इसमें उल्टा हो सकता है, मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये सॉलिड बॉल है कुछ और इधर हमारा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये कोल्ड हुआ, मान लो ये T इंफिनिटी है और ये TW है, TW हमारा लेस है, तो कैसे होगा, देखो उल्टा होगा। जस्ट अगर ये ठंडा है, बॉल ठंडा है, तो पास वाली जो एयर होगी वो क्या है, ठंडे के कांटेक्ट में आके ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जैसे फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताया टेम्परेचर डिक्रीज होगा अगर, तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या, इट बिकम्स हैवियर होगा तो ये नीचे जाएगा तो क्या, ये स्पेस खाली होगा, यहां से ये वाली एयर आएगी, ऊपर वाली एयर इस स्पेस को फिल करेगी, तो इस तरह से क्या हमारा एक फ्लो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, दिस इज द फ्री कन्वर्शन इन केस व्हेन सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कूलर कंपैरिजन टू द फ्लूइड, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने देखा था कि हमने स्टार्ट कर दिया था क्या, फोर्स कन्वेक्शन स्टार्ट करने पे हमने देखा था हमारे पूरे के पूरे चैप्टर का उद्देश्य सिर्फ ये रहेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। H की बात कर, ये हमें निकालना है, दैट इज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। पूरे के पूरे चैप्टर में हमें बस यही निकालना सीखना है, और जैसे ही हमें ये मिल जाएगा हम क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन लिख देंगे, कैसे, H इंटू A इंटू डेल्टा T TW माइनस T इंफिनिटी, ठीक है। अब ये H क्या होगा, डिपेंड करेगा कौन से प्रोसेस के लिए, फोर्स के लिए है या फ्री के लिए। फोर्स के लिए एल्गोरिथम निकालने की अलग होगी और फ्री के लिए एल्गोरिथम्स हमारी अलग होंगी, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था किसके लिए, फोर्स के लिए, तो हम H निकाल रहे थे फॉर फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, ठीक है, फॉर फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो यहां हमने बताया था कि बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, या मैंने आपको बताया भी था कि सारी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, विस्कोसिटी, के, इस टाइप से, तो उसके हिसाब से हमने देखा कि भाई H was the function of like velocity of fluid, ठीक है। D was the characteristic dimension, D density of fluid and viscosity of the fluid, specific heat of the fluid, and K is the conductivity of the fluid, ठीक है। तो इन सारी प्रॉपर्टी का फंक्शन था, ठीक है, किसके लिए, फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए। हम अभी बात कर रहे हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन के, फ्री का नाम बिल्कुल नहीं आएगा, फ्री हम बिल्कुल इस कन्वेक्शन के एंड में करेंगे फ्री, अभी जो भी आगे चलेगा दैट विल बी फॉर द फोर्स कन्वेक्शन। तो फॉर फोर्स कन्वेक्शन H जो हमारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट था, इट इज अ फंक्शन ऑफ BD रो म्यू CP के, इतनी प्रॉपर्टीज का फंक्शन है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक कोई एक्सप्रेशन चाहिए H का एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स। तो उसके लिए क्या, हम गए किसके पास, बकिंगम पाई के पास गए। तो उन्होंने क्या, सॉरी बकिंगम साइंटिस्ट होंगे पाई थ्योरम की, तो हम गए भाई बकिंगम जी के पास गए, हमने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भी हमारे पास इतने सारे वेरिएबल हैं, हमें इनमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल्स तो आपके पास बहुत ज्यादा है, तो आप एक काम करो, हमारी डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर लो,
तो और ने क्या किया, अपना बकिंघम पाई थ्योरम दिया, उसको हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो बकिंघम पाई थ्योरम के हिसाब से बोलते हैं कि भी आप डिफाइन करो m, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, फिर m डिफाइन करो, m क्या था, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस कितनी है, वो m था। तो यहां देख लिया हमने, देख कितने थे, 3 3 6 1 7, n की वैल्यू 7 थी और m की वैल्यू 4 आ रही थी, मतलब क्या m भी मिल रहा था, l भी मिल रहा था, t भी मिल रहा था और थीटा, मतलब मास का और लेंथ का यूनिट भी था, टाइम का था और टेम्परेचर का भी था। तो चारों के चारों हमें फंडामेंटल डायमेंशन यहाँ मिल रहे थे। तो बकिंघम पाई थ्योरम ने ये बोला था कि भी आपके पास अगर ये इतना है तो n - m करो, फिर n - m किया, कितना आया, 3 आया। तो बोल रहे कि 3 आपको पाई टर्म्स की नीड होगी टू डिफाइन, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसमें इनके बीच में अगर आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तब यू विल नीड 3 डायमेंशनलेस नंबर्स। दोज डायमेंशनलेस नंबर्स वर कॉल्ड पाई 1, पाई 2, पाई 3 हम लोगों ने निकाला था। मैं अगर लिख सकता हूं ना, वैल्यू लिख देता हूं। जो पाई 1, पाई 2, पाई 3 आया था, दैट वाज पाई 1 इक्वल टू म्यू वी डी रो एंड पाई 2 वाज रो वी सी पी। आपको याद नहीं कर रहे हैं, ये कुछ याद नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा क्या आपको याद रखना है, क्या रिमेंबर रखना है। अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया याद करने को। पाई 2 एंड पाई 3 k बाई एच टी। तो ये हमारे डायमेंशनलेस टर्म्स आए थे, पाई 1, पाई 2, पाई 3 टर्म्स आए थे। उन्होंने बोला 3 आएंगे और हमारे 3 आ गए। कैसे आए वो मैंने पूरा उसमें बताया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक की कहानी हमारी क्लियर हो गई। फिर इनको यूज करके हमने क्या ये निकाल दिया रिनॉल्ड नंबर। देखो रिनॉल्ड नंबर क्या है, सीधे सीधे इसका उल्टा मिल रहा है, तो मतलब रिनॉल्ड नंबर r इक्वल टू 1 अपॉन पाई 1 हो जाएगा। अब देखो नसल नंबर देखें, नसल नंबर क्या है, 1 अपॉन पाई 3। जब भाई पाई 3 अगर डायमेंशनलेस टर्म है तो 1 अपॉन पाई 3 भी तो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन प्ले विद दैट। हो गया। अब प्रांडेड नंबर क्या, प्रांडेड नंबर के लिए सीधे सीधे कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या हमने निकाला था, पाई 1 इंटू पाई 2 डिवाइड बाई पाई 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इससे यू विल गेट द प्रांडेड नंबर। तो अब इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ। ये वाले हमारे पास 3 डायमेंशनलेस नंबर्स आ गए थे। ठीक है, जिनको यूज करेंगे हम किसमें, फोर्स्ड कन्वेक्शन में, टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ h इन टर्म्स ऑफ दीज। तो यहां तक हमारी क्लियर होगी कहानी। देखो इसमें आगे इनके अलावा भी क्या है, बहुत सारे नंबर्स आने हैं अभी इसी चैप्टर में। ठीक है, मतलब 2-4 नंबर और आएंगे, तो वो भी इन्हीं 3 डायमेंशनलेस नंबर से आएंगे। मैं जब नया नंबर कोई आएगा तो मैं बताऊंगा, तो फिर से आपको ये लिखूंगा और आपको रिमाइंड कराऊंगा कि ये देखो वही नंबर है जो बकिंघम पाई थ्योरम से निकले थे। तो पूरे कन्वेक्शन चैप्टर की स्टार्टिंग जो है, नींव है, वो इन पे टिकी हुई थी। वैसे तो हमें क्या करना चाहिए, अभी इन 3 नंबर को यूज करके हमें रिलेशनशिप निकाल लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछले शायद क्लास में लिखा भी था कि भी नसल नंबर में h आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, नसल नंबर h निकालना है। तो नसल नंबर विल बी डेफिनेटली द फंक्शन ऑफ रिनॉल्ड नंबर एंड प्रांडेड नंबर। कोई ऐसा फंक्शन आएगा जो नसल नंबर, रिनॉल्ड एंड प्रांडेड पे डिपेंड करेगा। देखो ये कन्वेक्शन चैप्टर में पूरा एल्गोरिथम पे काम होता है। लोगों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि चीजें क्या होती है ना, इंटरलिंक नहीं कर पाते हैं। मान लो मैंने एक चीज पढ़ी, अब दूसरी चीज उनको लगता है कहां से आ गई यार, नई चीज है। तो जब तक ऐसी चीज रहेगी, आपको क्या नई चीज सडनली आपको ये नहीं पता होगा मैं पढ़ क्यों ना ये वाली चीज, तब तक वो चीज आपको टफ लगनी है, टफ लगनी है। इवन इनफैक्ट आपने अगर रट भी लिया, उसको याद नहीं कर लिया उसको, तो 1 महीने बाद फिर से आप उसको भूल जाना है। और कुछ भी ट्विस्ट किया एग्जामिनर ने तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट वे टू स्टडी इज लिंक करो चीजों को। मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहा हूं तो या तो ऐसा होगा कि वो नया टॉपिक है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो चीज। लेकिन अगर कुछ डिपेंडेंट है तो मुझे पता होना चाहिए कि कैसे डिपेंडेंट है और मैं उस टॉपिक के लिए क्यों जा रहा हूं। जैसे हमको नीड क्या है उस टॉपिक पे जाने की, ठीक है। तो यहां से हमें मिला, यहां से हमने ये देखा कि भी नसल नंबर शुड बी द फंक्शन ऑफ रिनॉल्ड एंड प्रांडेड, क्योंकि हमें h नसल नंबर में और h ही निकालना है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दिस एक्चुअल फंक्शन। तो अभी तक क्या किए थे, अभी तक हम ये चीज निकाले, एटलीस्ट हमें ये तो पता लगा 3 नंबर आए। अभी कहानी बाकी है। आपको मैंने बताया था कि जिस टाइम h और इन सारे पैरामीटर्स में रिलेशनशिप मिल जाएगा, उस टाइम उसी इंस्टेंट पे मैं बोल दूंगा कि भाई चैप्टर इज ओवर, कन्वेक्शन इज ओवर। तो कन्वेक्शन इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ h, ठीक है। तो पेशेंस रखिए और देखिए, नसल नंबर will be the function of Reynolds and Prandtl, but I don't know the exact function,
आई डोंट नो द एग्जैक्ट फंक्शन। ठीक है, तो अभी देखो, अभी मैं बीच में कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट, जरूरी है वो, जरूरी है वो। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इन सारे नंबर्स का। व्हाट इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज नंबर्स। तो पहले हम देख लेते हैं रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? तो इट इज अ रेशियो, आगे से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। ये कहां से आया? इनर्शिया फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या होता है, पूरा का पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, इतना डीप में घुसने की इसमें नीड है नहीं, मेरा उद्देश्य भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं, मैं बता सकता हूं आपको, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसमें हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे अपने टॉपिक से। ठीक है, तो ये आता है हमारा BD रो डिवाइड बाय म्यू। नोटेशंस आपको पता होंगे, वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक, डायमेंशन, डेंसिटी एंड म्यू इज द डायनेमिक विस्कोसिटी। अब BD अपॉन रो, BD रो अपॉन म्यू, अगर मैं BD डिवाइड बाय म्यू, रो को नीचे ले आऊं, म्यू अपॉन रो, तो एक नई चीज बन जाती है जिसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी क्यों, सॉरी, इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी अलग अलग क्यों, मतलब दो चीजों को आपको डिफाइन करने की नीड क्या हुई, मैं आपको ये भी बताऊंगा। खैर ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, बट किसी को भी, मतलब किसी को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ 90% जनता को काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पता होता है। वो सिर्फ और सिर्फ जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसी की डेफिनेशन में एक दो वर्ड जोड़ के लगा देते हैं। बट मैंने काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्यों पढ़ी जब मेरे पास डायनेमिक थी, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, वो देखेंगे हम लोग। तो ये हमारा रेनॉल्ड नंबर आ गया, इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। एंड व्हाट रेनॉल्ड नंबर टेल्स अस, ये हमें बताता है अबाउट टाइप ऑफ फ्लो। रेनॉल्ड नंबर बताएगा टाइप ऑफ फ्लो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, फोर्स कन्वेक्शन में हम लोग दो फ्लो पढ़ेंगे, एक फ्लो ओवर द प्लेट एंड एक है हमारा फ्लो थ्रू द पाइप। तो फ्लो ओवर प्लेट और फ्लो थ्रू पाइप में रेनॉल्ड नंबर डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी द टाइप ऑफ फ्लो। सपोज फॉर अ प्लेट, अगर प्लेट की बात करो, प्लेट में अगर रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 3 into 10 to the power 5, then flow will be called as laminar flow. Laminar flow for flow over the plate. Okay? और अगर रेनॉल्ड नंबर हमारा greater than 5 into 10 to the power 5 है, then it is turbulent flow. Turbulent flow. अगर इनके बीच में है तो हमारा क्या है, ट्रांजिशन फ्लो, मतलब लैमिनार से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लैमिनार क्या है, ये सब क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत डीप स्टडी है इनकी, तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं रेनॉल्ड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर फ्लो थ्रू द पाइप हो रहा है, पाइप या डक्ट में फ्लो हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर क्या, अगर हमारा लेस देन 2000 है, 2000 से कम है, पर्टिकुलरली मैं वैल्यू लिख रहा हूं तो मुझे डक्ट हटानी पड़ेगी फिर, है ना। पाइप में, इन केस ऑफ पाइप 2000 से कम है तो लैमिनार फ्लो हो जाएगा, और 2000 से ज्यादा है, सॉरी 4000 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, इट विल बी टर्बुलेंट फ्लो। खैर आप यहां डक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो डी की वैल्यू, डी क्या है, डी इज नॉट, अगर हम डक्ट यूज करेंगे तो उस टाइम पे डी हमारा डायमीटर नहीं होगा, दैट विल बिकम दी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ डक्ट, जो कि हम निकालेंगे 4 into एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय पैरामीटर, मैंने आपको बता रखा है। तो मैं यहाँ पे डी की वैल्यू को डायमीटर मान रहा हूं, इसलिए मैंने पाइप लिखा है। अगर आप डक्ट लिखोगे तो उस टाइम पे डी डायमीटर से चेंज होकर क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, वो निकालेंगे 4 into एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय पी फॉर अ डक्ट। ठीक है, तो हमें रेनॉल्ड नंबर ये बताता है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बाउंड्री लेयर के बारे में देखते हैं। बाउंड्री लेयर क्या होती है, कैसे बनती है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फ्लो हो रहा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, यहां से हमारा स्टडी स्टार्ट हो गया कौन सा, देखो कन्वेक्शन में हम कहां पे थे, फोर्स में तो थे ही, फोर्स्ड कन्वेक्शन में तो थे ही, मतलब फोर्स का मतलब हम इंटेंशनली किसी एक्सटर्नल एजेंसी से फ्लूइड को वेलोसिटी दे रहे हैं, फ्लो दे रहे हैं, फोर्स में थे। अब फोर्स में भी हम अब एंट्री कर रहे हैं फ्लो ओवर द प्लेट। ठीक है, फ्लो ओवर द प्लेट, ओवर द प्लेट, मतलब फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो कोई एक प्लेट के ऊपर फ्लो कर रहा है। तो देखो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा इस बात का, फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा भी पढ़ा होगा आपने, तो कि जब भी कोई फ्लूइड किसी भी प्लेट या किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाता है
ठीक है, किसी भी सरफेस से पास होता है तो उसमें कुछ बाउंड्री लेयर बन जाती है। बाउंड्री लेयर क्या मतलब है? इट इज अ रीजन इन विच वेलोसिटी ग्रेडियंट्स आर सीन। मतलब क्या है कि भाई एक ऐसा रीजन मिलेगा जहां पे आपको वेलोसिटी का वेरिएशन दिखेगा, दैट्स इट। ठीक है, अब वो देखते हैं थोड़ा सा कैसे वो रीजन दिखता है। सपोज ये एक प्लेट है मेरे, ठीक है, ये एक प्लेट है। अब देखो इसका पीछे की तरफ इसकी विड्थ होगी, ऐसे करके विड्थ होगी इसके पीछे की तरफ, ठीक है, पूरी प्लेट है। मैं विड्थ नहीं दिखा रहा हूं आपको, सिर्फ वो फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं, अंदर की तरफ इसमें विड्थ होगी, ठीक है, विड्थ इज बी। वो मैं जो है सोल्डिंग कर रहा हूं। सपोज करो हमारा यहां पे कोई फ्लूइड था, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है, जो कि v इंफिनिटी वेलोसिटी से जा रहा था। ठीक है, ये प्लेट है हमारी, स्टेशनरी प्लेट है, ठीक, रुकी हुई है, और हम कह सकते हैं इट इज अ रिजिड प्लेट, मूव भी नहीं करेगी इसके साथ में। तो जैसे ही एंट्री करेगा तो मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं, सपोज यहां से x लेता हूं, x पॉइंट पे मैं अपना एनालिसिस करता हूं। यहां देखा क्या होगा, देखो यहां पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फ्लूइड अगर किसी सरफेस से फ्लो हो रहा है तो दो चीज बहुत ध्यान रखो। देखो बाउंड्री लेयर अपने आप में, ये समझना अपने आप में 4-5 घंटे का काम है। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है ये 4-5 घंटे लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री लेयर कैसे बनती है उसको समझाने के लिए। मैं कोशिश करूंगा आपको 5 या 10 मिनट में समझा सकूं। एक चीज जो डिपेंड करती है दैट इज सबसे पहली चीज है दैट इज नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली एचएमटी में, ठीक है, नो स्लिप कंडीशन। और दूसरा है इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी। भैया विस्कोसिटी है जिसकी वजह से अभी यहां पर खेल हो जाएगा, पूरा खेला हो जाएगा, ठीक है। देखो नो स्लिप कंडीशन क्या कहता है? नो स्लिप कंडीशन ये कहते हैं, देखो भी अगर आपका रियल फ्लूइड है, रियल फ्लूइड का मतलब क्या है कि जिसके पास विस्कोसिटी है, ठीक है, तो उसमें अगर रियल फ्लूइड आपका कोई भी फ्लो करेगा तो एज पर नो स्लिप कंडीशन, जो बॉटम लेयर, जो भी लेयर इस प्लेट के कांटेक्ट में होगी वो इस प्लेट की वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगी। फिर से सुनो, नो स्लिप कंडीशन का मतलब ये है कि अगर फ्लूइड कोई भी सरफेस पे से जाएगा तो जो फ्लूइड की लेयर सरफेस के कांटेक्ट में है वो सरफेस की वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी। इस केस में मैंने प्लेट को रिजिड माना है, मतलब इट इज स्टेशनरी और इट इज रिजिड प्लेट, ठीक है, फिक्स है प्लेट, ये मतलब वेलोसिटी इसकी 0 है। तो क्या होगा, जो बॉटम लेयर, इस फ्लूइड की लेयर इसके कांटेक्ट में आएगी वो क्या होगी, 0 वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। अब देखो यहां वाली लेयर, सपोज मैं अगर यहां एक लेयर बना दूं, सपोज यहां एक मैंने लेयर बना दी, ये ब्लू कलर से दिख रहा हो आपको, तो यहां पे ये पूरा का फ्लूइड मेरा जा रहा होगा ऊपर, ठीक है। अभी देखो मैं इतना दिखा रहा हूं तो देखना बस, जो बॉटम वाली लेयर है जो इसके साथ कांटेक्ट में होगी, मैंने ब्लू से बना दी, दिस लेयर विल बी अ स्टेशनरी लेयर। देखो ये लेयर रुकी हुई है, ये लेयर इसके ऊपर जा रही है, तो क्यों रोकेगी? बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या बोलता है? द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी इज इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ मोशन, ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर्स। भाई विस्कोसिटी ये बोलता है कि कोई दो एडजेसेंट लेयर्स हैं, मतलब एक के ऊपर एक वाली लेयर, बिल्कुल एडजेसेंट पास वाली लेयर, इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो उस रिलेटिव मोशन को क्या होंगे, रेजिस्ट करेगी विस्कोसिटी। मतलब इट्स काइंड ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, जैसे सॉलिड फ्रिक्शन होता है। मान लो मैं अगर ऐसे, ये मेरा सपोज ये हाथ है मेरा, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, उस पर रब कर रहा हूं, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन से ये रुक रहा है, ठीक है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शन। ऐसे क्या फ्लूइड के बीच में ये फ्रिक्शन ना होके विस्कोसिटी आ जाती है। तो विस्कोसिटी अगर होगी, मान लो सपोज ये बॉटम लेयर है, ये इसके ऊपर वाली लेयर, मतलब एडजेसेंट लेयर, इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, मतलब नीचे वाली रुकी ऊपर जा रही है। अब रिलेटिव मोशन है तो विस्कोसिटी पिक्चर, विस्कोसिटी नहीं जान देंगे, रोकेंगे। लेकिन कितना रोक लोगे? जितनी विस्कोसिटी की लिमिट होगी। भाई एकदम तो ना रोकने की, फ्लूइड है, सॉलिड तो ना, फ्लूइड की डेफिनेशन ही क्या होती है, विच कैन फ्लो, और जिसमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है, इवन अप्लाइंग वेरी स्मॉल फोर्स, मतलब स्मॉल शेयर फोर्स अप्लाई करोगे उसमें आपको कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड में तो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होगा, ये रोकने की कोशिश करेगी लेकिन पूरा नहीं रोक पाएगी, लेकिन इसका मोमेंटम, ऊपर वाली लेयर का मोमेंटम तो कुछ ना कुछ कम कर देगी, ठीक है, ओके। तो इसकी वेलोसिटी मान लो यहां मैंने लिया था, एक्स डिस्टेंस पे मैंने यहां पे लिया। अब देखो
एक्सक्यूज मी। अब देखो यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ये लिया, इसकी वेलोसिटी तो होगी 0, जो ब्लू वाली लेयर है। ऊपर वाली है इसकी कुछ वेलोसिटी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। भाई ये रोकने की कोशिश तो इसकी पूरी होगी, इसको रोक लो, लेकिन रोक नहीं पाई। लेकिन कुछ तो इसने वेलोसिटी इसकी डिक्रीज करी होगी, कुछ तो उसने मोमेंटम उसका डिक्रीज किया, ठीक है। अब देखो, अब इसके ऊपर भी तो कोई होगी लेयर। अब इसका जब वेलोसिटी कम हुई और ये वाली क्या है, ऊपर वाली लेयर है सपोज, तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी कितनी होगी, v इंफिनिटी है, ठीक है। तो क्या ये भी तो रोकेगी ना इसको, क्योंकि इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो ये रोकना चाहिए इसको। तो मतलब क्या इसकी भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ऐसे ये होगी, ये अपने ऊपर वाले रोकेगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होगा आपका, एक रीजन ऐसा बनेगा, ये मान लो ये फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन अब देखो, अब इसके ऊपर मान लो इसके ऊपर होगी वेलोसिटी, उसका क्या लगभग ऐसे करके क्या है, मान लो कि यहां पे आप पहुंच गए, लगभग आप पहुंचे 0.9999 v इंफिनिटी तक आप पहुंच गए। अब इसके ऊपर वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v इंफिनिटी होगी, इसकी कितनी है 0.99 v इंफिनिटी। तो इनमें कोई ज्यादा गैप, ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं, तो हम मान लेते हैं हाँ। अब इसका इफेक्ट आगे ऊपर आप देखोगे फ्री स्टीम में, ऊपर फ्री स्टीम में जितना भी अंदर जाते जाओगे आपको सारी लेयर्स की वेलोसिटी कांस्टेंट मिलती जाएगी, दैट इज v इंफिनिटी। बस समझ गए। लेकिन ये एक रीजन ऐसा मिलेगा जहां पे आपको वेलोसिटी वेरिएशंस दिखेगा। अब मैंने क्या लिया था, x लिया, यहां पे ड्रॉ किया। आप क्या करो, कहीं भी ड्रॉ करो, यहां पे ड्रॉ करो, यहां पे ड्रॉ करो, तो आपको इस टाइप का पैटर्न मिलेगा। तो एक रीजन मिलता है, एक रीजन ऐसा मिलता है जहां पे वेलोसिटी वेरिएशन देखा जाता है, दैट रीजन इज लाइक दिस, ऐसे करके रीजन है, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे सब लोग। तो ये रीजन में आपको क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट, x की वैल्यू यहां पे जो यहां पे आपको मिलेगा वेलोसिटी वेरी कर रही है। इसके ऊपर क्या है, सबकी वेलोसिटी v इंफिनिटी है, लेकिन यहां पे वेलोसिटी हमारा वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू y। तो किसी भी x पे आप देखोगे ये डिस्टेंस जहां तक आपका वेलोसिटी वेरिएशन मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री लेयर थिकनेस रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। x1 पे मान लो डेल्टा 1 होगा, x2 पे आपको ये अगर मैंने x2 ली पूरी डिस्टेंस यहां से, तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा 2, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, जैसे आपका x बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब लैमिनार फ्लो, ये सब फ्लो टाइप ऑफ फ्लो मैं नहीं जा रहा हूं अंदर, वो फ्लूइड मैकेनिक्स है, पूरा का पूरा टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए मैं आपको बस ये बता दिया कि ये बाउंड्री लेयर कैसे बनेगी जब फ्लूइड का फ्लो होगा ओवर अ सरफेस, तो बाउंड्री लेयर का जनरेशन कैसे होता है और क्यों होता है। आई थिंक इतने कम टाइम में आप ये चीज समझे होगे, ठीक। अब कहानी ये आती है कि जैसे आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सबने पढ़ा होगा। ये क्या कहता है, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है, अगर मान लो आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जैसे अगर मैं यहां बात करूं, सपोज ये मैं डेल्टा हटा देता हूं, कोई भी मैं एक y लेता हूं, यहां से एक डिस्टेंस मैंने y ली, y डिस्टेंस पे एक छोटा सा dy की स्ट्रिप ली, यहां देखा तो क्या है, इसकी वेलोसिटी मान लो u मान लो, इससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब u प्लस du है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे, dy के डिस्टेंस पे, ये गैप, ये वाला dy है, इतना छोटा सा dy है। तो अगर मैं यहां इनका ग्रेडियंट देखूं, ग्रेड मतलब क्या है, इसका स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप देखूं, ये स्लोप, तो स्लोप कितना आएगा, आप बोलोगे स्लोप आएगा कितना, चेंज इन दिस वन डिवाइड बाय चेंज इन दिस वन। इसका स्लोप निकालना तो क्या, ये डिवाइड बाय ये होगा, तो du डिवाइड बाय dy, ये आ गया हमारा चेंज। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर अब न्यूटन ने ये बोला, अगर आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब कि ये वाला कुछ और वेलोसिटी जा रहा है, इसके ऊपर वाला कुछ और से जा रहा है, तो मतलब इन दोनों में वेलोसिटी का डिफरेंस है, वेलोसिटी डिफरेंस है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो अगर आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है दो लेयर्स के बीच में, तो पक्का है उनके बीच में शियर स्ट्रेस भी आएगी, एंड यू कैन फाइंड आउट द शियर स्ट्रेस बाय दिस फार्मूला। शियर स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du by dy। आपको जिस y की लोकेशन पे शियर स्ट्रेस निकालनी है, उस y की लोकेशन का ये du by dy रख दो, ठीक है। अब जब ये साइन हटाओगे, ये हटाओगे, तो इसके जगह आपको क्या डालना पड़ेगा, एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा, दैट इज म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है कि शियर स्ट्रेस, अगर आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इन y डायरेक्शन, देन डेफिनेटली देयर विल बी स्ट्रेसेस,
ठीक है, स्ट्रेसेस होंगे आपके, और वो जिस वाई पे आपको निकालना है उस वाई का डी बाई डी वाई, तो मतलब वहां का आपका आप जो स्लोप रख दो, टेंजेंट का स्लोप रख दो। अब देखो जैसे मान लो ये है हमारा y, ये है x, कोई भी कर्व एक दिया है, आपको इसका स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालते हो, कहीं किसी पॉइंट पे du बाई डी एक्स, मतलब क्या ये होता है ये, और ये एंगल आप निकाल देते हो, मतलब x से अगर आप इस टाइम पे बॉटम पे क्या आएगा, बॉटम में x आता है, तो जिस एक्सिस से आप अगर एंगल मेजर कर रहे हो, मतलब स्लोप जिस एक्सिस से मेजर करोगे उसी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, रफली मैं आपको बता रहा हूं, आइडिया है। तो यहां पे देखो dy आ रहा है, तो मतलब क्या है, मैं जो स्लोप है, ये स्लोप है, किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसका स्लोप मैं कहां से कर रहा हूं मेजर, वर्टिकल से मेजर कर रहा हूं, ये दिस इज द स्लोप और दिस इज द dy बाई डी वाई। बात समझ रहे हो, इसका स्लोप ये है जो वर्टिकल से कर रहा हूं, क्योंकि बॉटम में dy है, y एक्सिस मेरा वर्टिकल है। जैसे यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मली स्लोप जैसे कोई भी dy बाई dx होता है, तो बॉटम में dx होता है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू मेजर द एंगल फ्रॉम x एक्सिस, स्लोप का एंगल। यहाँ पे बॉटम में dy है, दैट्स व्हाई वी विल मेजर द एंगल फ्रॉम y एक्सिस से करेंगे मेजर, दिस इज द स्लोप। ठीक है, अब देखो स्लोप की कहानी है। देखो अगर मैं कोई भी एक पॉइंट डाल, बस एक पॉइंट बना रहा हूं प्लेट पे, ठीक है, और यहां पे मैं ये वेलोसिटी के वेरिएशंस ड्रॉ कर दे रहा हूं, है ना, यार किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, सपोज टेंजेंट ड्रॉ करूं यहां पे, ये पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, इसका स्लोप कितना होगा, आप बोलोगे ये वाला स्लोप हो जाएगा इसका, दिस विल बी द स्लोप। दूसरे पॉइंट पे किसी पे करूं तो ये वाला हो जाएगा, स्लोप कौन सा होगा, ये होगा। अगर मान लो मैं यहां ये इसकी बात करूं, जब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उस पॉइंट पे करूं तो क्या वर्टिकली आएगी आपकी लाइन, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई है तो आपकी लाइन क्या होगी, वर्टिकल आएगी ना, ये वाली वर्टिकल लाइन आएगी, ये इसका स्लोप क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, बाउंड्री लेवल ये y की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, और जैसे ही आपकी y, सपोज ये यहां, जैसे ही आपकी y की वैल्यू डेल्टा के इक्वल पहुंचेगी, y की वैल्यू डेल्टा के इक्वल पहुंचेगी, वैसे क्या होगा, आपका स्लोप 0 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो ग्रेडियंट है ही नहीं, तो y इक्वल टू डेल्टा पे यू विल गेट du बाई dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अगर y इक्वल टू 0 पे बात करो, 0 मतलब यहां पे, ये बिल्कुल जहां पे हमारी ये स्टैग्नेंट लेयर है नो स्लिप कंडीशन की वजह से, वहां देखो, तो वहां देखोगे, देखो यहां पे अगर ड्रॉ करो तो ये हो जाएगी टेंजेंट, और आप देख सकते हो वर्टिकल ये है, तो मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम स्लोप है। तो मैक्सिमम स्लोप आपको कहां पे मिलता है, देख सकते हो, मैक्सिमम स्लोप आपको मिल रहा है कहां पे, बिल्कुल वॉल पे, ये वाली वॉल पे मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो, y बढ़ाते जा रहे हो, वैसे आपका स्लोप क्या, ऐसे 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 होके एक टाइम वर्टिकल हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है स्लोप। आई थिंक बात समझोगे। अब देखो अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने जब भी पढ़ोगे तो आप वॉल शियर स्ट्रेस, वॉल शियर स्ट्रेस, वॉल शियर स्ट्रेस 1000 बार सुनोगे, वॉल शियर स्ट्रेस ही सुनोगे हमेशा। क्यों, तो कोई भी डिजाइन करते हैं, आप जैसे सॉम में पढ़ोगे आप डिजाइन फॉर बर्स्ट, मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है आप उसके लिए डिजाइन करते हो, उसकी बात करते हो। भाई एक बार मैक्सिमम, मतलब सपोज करो कि 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों से मुझे फाइट, कोई 10 लोग हैं, आपको बोल दिया जाए 10 से आपको जीतना है, फाइट करना है, तो आप क्या करोगे, आप 10 से जीतने के बजाय, लड़ाई करने के बजाय आप क्या करो, किसी एक को चुन लो जो कि सबसे हेल्दी हो। भाई आप बोलो मैंने इसको हरा दिया कर, तो बाकी तो हार ही जाएंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन में हमेशा रूल होता है कि डिजाइन फॉर वर्स्ट और डिजाइन फॉर द मैक्सिमम लोड। अगर मैक्सिमम लोड को आपने कवर कर लिया तो छोटे छोटे तो अपने आप ही कवर हो गए। दैट्स वाई हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये स्लोप सबसे ज्यादा कहां पे, y इक्वल टू 0 पे है, आप देख सकते हो y इक्वल टू 0 पे जो है du बाई dy जो है दैट इज मैक्सिमम है। और मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है कि भाई d2u बाई dy2 इक्वल टू 0, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव उसका 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम मिल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो यहाँ पे स्ट्रेस मिलेगी वॉल पे, दैट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो हम वॉल शियर स्ट्रेस आपको कोई बोले निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ du बाई dy एट वॉल। वॉल मतलब कितना, y इक्वल टू 0, दैट्स इट। और वॉल शियर स्ट्रेस यहाँ पे इन सब पॉइंट से सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिलेगी वॉल शियर स्ट्रेस।
तो ऐसे करके आप वॉल शियर स्ट्रेस निकालोगे। और शियर स्ट्रेस कोई भी पूछे शियर स्ट्रेस तो आप सबसे पहले पूछो कि किस पोजीशन पे निकालो, क्योंकि शियर स्ट्रेस हमारी डिपेंड कर रही है ड्यू बाई डी वाई पे, और ड्यू बाई डी वाई वाई के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब थोड़ा हम लोग मैं थोड़ा ठीक से थोड़ा सा लिख देता हूं, नोट करना आपको। तो मान लो कोई भी ये प्लेट है हमारी, ठीक है, इस पे एक फ्लो हो रहा है, फ्लूइड का फ्लो होगा तो एक रीजन बन जाएगा जहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको मिलेंगे। कोई भी एक लोकेशन मैंने क्या किया, ये वेलोसिटी का वेरिएशन रिप्रेजेंटेशन निकाल दिया। इसके ऊपर जो होगा सारा का सारा फ्लूइड विल बी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी वी इंफिनिटी। इसके नीचे क्या होगा, यू विल गेट वेलोसिटी वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशंस आपको मिलेंगे। और वॉल पे जीरो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.99 यू इंफिनिटी, और ऊपर सब में यू इंफिनिटी। भाई ये क्यों दिया 0.99 ही, तो आप 0.9999 कितना भी लगा दो उतना, क्योंकि डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने बोला कि यू इंफिनिटी ही होगी, जस्ट उससे थोड़ी सी कम होगी। थोड़ी सी करने के लिए हमने लिख दिया 0.99 यू इंफिनिटी। यहां बाउंड्री कंडीशंस लिख देते हैं। बाउंड्री कंडीशंस, क्या पता कभी कोई क्वेश्चन एचएलटी में ही पूछ ले। वैसे नॉर्मली ये टॉपिक पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का है, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। चलो अब देखो क्या बाउंड्री कंडीशन आप देख सकते हो, यहां से आप रिप्रेजेंट करते हो y को, ये y रिप्रेजेंट करोगे, यहां से आप रिप्रेजेंट करते हो x को, और ये टोटल जहां पे आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट्स मिलते हैं इसे हम बोल देते हैं डेल्टा। और डेल्टा x का फंक्शन होता है, जैसे जैसे यहां पे मान लो ये x के लिए मैंने ड्रॉ किया, ये x के लिए ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, x बढ़ाओगे डेल्टा बढ़ेगा, x कम करोगे डेल्टा कम होगा, तो डेल्टा x पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मान लो y इक्वल टू 0 पे, y इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिल रहा है, डेल लिखो या डी लिखो, मैं डी लिख रहा हूं, वैसे डेल लिखना चाहिए, मेरी हैबिट में डी है लिख रहा हूं, ठीक है, इक्वल टू 0, सॉरी 0 मैक्स मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। y इक्वल टू डेल्टा पे क्या मिल जाएगा, डी बाई डी बाई, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको क्या होगा 0 मिल जाएगा, ठीक है, y को डेल्टा पे, ओके। और क्या होगा, मान लो y इक्वल टू 0 पे आपको अगर वेलोसिटी निकालोगे तो u विल बी 0, ठीक है, 0 मिलेगा। y इक्वल टू डेल्टा पे आप निकालोगे वेलोसिटी तो विल बी 0.99 u इंफिनिटी मिलेगा, ठीक है। ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं, ठीक है, इनको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि म्यू और न्यू में क्या अंतर है। म्यू क्या था, विस्कोसिटी था, एंड न्यू वाज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखो मान लो ये प्लेट है, इसके ऊपर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहां से मान लो यहाँ पे जो पहली लेयर आई थी वो स्टैग्नेंट हो गई, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, प्लेट की वेलोसिटी इक्वल मतलब 0 वेलोसिटी हो गई, रुक गई वो। तो अब वो रुकी तो ऊपर वाले रुके, इसके रुकने की वजह से इसके ऊपर वाली लेयर्स रुक नहीं है या उनका मोमेंटम कम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी था। भाई विस्कोसिटी की वजह से ऊपर वाली लेयर्स हमारी रुकती जा रही थी। तो क्या आप बता सकते हो मुझे, मान लो ये रीजन बन रहा है, मैंने कोई भी एक एक्स पे ये जो रीजन बनाया जहां वेलोसिटी वैरी कर रही है, ये जो यहां से यहां 0 था, आगे वेलोसिटी वैरी करते करते बढ़ते बढ़ते यहां पे हमारी मैक्सिमम और यू इंफिनिटी के इक्वल पहुंच गई, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गई। ये इफेक्ट, ये रुकने का इफेक्ट यहां से लेकर ट्रांसफर यहां तक हुआ, कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। अगर ज्यादा विस्कोसिटी होगी, अगर ज्यादा विस्कोसिटी होगी तो क्या होगा, ये इफेक्ट आपको ज्यादा दिखेगा। अगर मान लो ज्यादा विस्कोसिटी है तो क्या होगा, ये इनका जो इनके बीच फ्रिक्शन, मतलब फ्लूइड विस्कोसिटी इज फ्लूइड फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ज्यादा है तो मतलब क्या, ये ज्यादा मोमेंटम ड्रॉप करेगा, ज्यादा मोमेंटम, इसके ऊपर वाली लेयर ज्यादा रुकेगी, इससे ऊपर ज्यादा रुकेगी, ये इसको ज्यादा रुकेगा, तो मतलब क्या, यहां पे आपको और ज्यादा आपको दिखोगे, ये जो बाउंड्री लेयर है इसकी थिकनेस और बढ़ गई, विस्कोसिटी बढ़ गई, तो क्योंकि ये इफेक्ट आपके फार्दर टू फ्री स्टीम गया, इसके ऊपर तो फ्री स्टीम चल रहा है यूनिफिनिटी से, जैसे विस्कोसिटी आपका ज्यादा है तो ये इफेक्ट आपको और डीप में दिखेगा, तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन सुनिए, आप सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी पे सिर्फ डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट जो है अंदर तक जाएगा, मतलब जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है वो हमारी बढ़ेगी, नहीं। क्यों, मान लो सपोज करो आपने यहां पे बहुत लाइट फ्लूइड जो है निकाला, मान लो सपोज पायल जा रहा है, ठीक है, विस्कोसिटी इसकी मान लो सपोज म्यू है। ऐसा ही मैंने सेम विस्कोसिटी का मैंने कोई एक हैवी कोई चीज ले ली, मान लो सपोज करो कि मैं हनी ले लूं, हनी
या हनी का तो चलो छोड़ो, मैं कोई ऐसा लिक्विड ले लेता हूं कि जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा, सॉरी जिसका वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है विस्कोसिटी सेम है, कोई ऐसा फ्लूइड मैंने ले लिया सेम विस्कोसिटी का बट इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी अगर रो है तो इसकी मान लो 2 रो है, तो आप फील करो, आप फील करो अगर मान लो डेंसिटी ज्यादा है, मान लो ये जैसे मान लो ये कैसे एग्जांपल तो सपोज कार है, ये दोनों कार हैं, ठीक है, एक को आपने रोका फ्रिक्शन से तो ये इसको रोकेगी, ठीक है, रुक जाएगी, ऊपर वाली हुई कार है। अब सपोज करो दोनों ट्रक होते, नीचे वाला ट्रक है ये, अब फ्रिक्शन लगाएगा ये वाला ट्रक, इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स वेट, ये तेजी से जाएगा, इनके बीच का फ्रिक्शन है इसको ज्यादा रोक नहीं पाएगा बिकॉज इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, वेट ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है, तो ये लंबा जाएगा, मतलब इसको रोक इतने आसानी से, आपका फ्रिक्शन इतने आसानी से इसको रोक नहीं पाएगा ट्रक को बिकॉज ऑफ इट्स हैवी वेट। तो मतलब क्या है कि आप अगर ये वाली लेयर ऊपर वाले को रोक रही है तो कितना रोकेगी, वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इसका वेट कितना है फ्लूइड का, और वेट, बल्कि वेट हमारा क्या होगा, जितना ज्यादा डेंसिटी होगा, जितना ज्यादा वेट होगा उतना कम रोकेगी, और अगर कम इनके बीच में, अगर इनके बीच में इसने कम रोका तो मतलब क्या, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस का इफेक्ट हमारा कम होगा, बाउंड्री थिन होती जाएगी भाई, क्योंकि आपको इसने ये जितना ऊपर वाली लेयर का जितना ज्यादा मोमेंटम ड्रॉप करेगा उतना ही ये ऊपर वाला लेयर, इसका ऊपर लेयर होगी उसका करेगा मोमेंटम ड्रॉप, फिर ये वाली लेयर इसके ऊपर होगी उसका मोमेंटम ड्रॉप उतना ही ज्यादा करेगा। तो मतलब आपको इफेक्ट देखना है तो मोमेंटम ड्रॉप ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है, आपको क्या दिख रहा है, हैवी वेट की वजह से ये मोमेंटम ज्यादा ड्रॉप नहीं हो पा रहा है, ज्यादा ड्रॉप नहीं हो पाया तो ऊपर तक ट्रेवल नहीं करेगा, ऊपर तक ट्रेवल नहीं करेगा तो बाउंड्री लेयर थिकनेस हमारी कम हो जाएगी, होगी। तो एक चीज विस्कोसिटी बता रहा है कि आपकी बाउंड्री लेयर बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ विस्कोसिटी डिसाइड नहीं करेगा बाउंड्री लेयर बढ़ेगी, एक और चीज पिक्चर में आई, रो, डेंसिटी भी डिसाइड करेगा कि बाउंड्री लेयर आपकी बढ़ेगी या घटेगी। डेंसिटी बोलता है बाउंड्री लेयर आपकी कम होगी, ये बोलता है ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या किया गया, एक नया टर्म बनाया गया, काइनेमैटिक विस्कोसिटी। तो आप सिर्फ और सिर्फ म्यू से डिसाइड नहीं बोल सकते हो, म्यू ज्यादा है तो बाउंड्री लेयर ज्यादा होगा, ना आप सीधे सीधे रो से बोल सकते हो आपका रो ज्यादा है तो बाउंड्री लेयर कम होगा। इन दोनों का इफेक्ट आएगा, इन दोनों को इफेक्ट एक एंटिटी में लाने के लिए एक नया चीज डिफाइन किया गया, न्यू काइनेमैटिक विस्कोसिटी, दैट इज काइनेमैटिक विस्कोसिटी न्यू। क्या था, म्यू डिवाइड बाय रो। देखो ब्यूटीफुल चीज है, म्यू डिवाइड बाय रो। म्यू क्या है, म्यू बोल रहा है ज्यादा होगा तो ये हमारा बढ़ेगा, थिकनेस हमारी बढ़ेगी बाउंड्री लेयर की, और रो अगर कम होगा, रो अगर ज्यादा हो तो क्या होगा, कम होगी। तो कम वाली चीज हमने नीचे को रखी है, डिनोमिनेटर में है रो, डिनोमिनेटर में रो है। तो मतलब क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो काइनेमैटिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। मतलब क्या हुआ कि अगर म्यू बढ़ेगा तो, अगर म्यू बढ़ा हमारा तो हमारा क्या होगा, थिकनेस बढ़ेगी, और रो हमारा अगर कम होगा तो थिकनेस बढ़ेगी। तो अब मैं न्यू को लेके एक पैरामीटर ये डिफाइन कर सकता हूं कि भाई अगर मेरा न्यू इंक्रीज हो रहा है तो ये बाउंड्री लेयर थिकनेस मेरी बढ़नी ही बढ़नी है, और न्यू अगर डिक्रीज हुआ तो फिर बाउंड्री लेयर थिकनेस मेरी घटेगी। मुझे फिर इसके बाद में आपको ना म्यू देखना है ना रो देखना है, ठीक है। तो म्यू क्यों आया पिक्चर में, ताकि हम अपने स्टडी को, अपनी जो फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी है कि यहां जो देख रहे थे वो दो एंटिटी पे बेस्ड था, विस्कोसिटी और डेंसिटी। बोलेगा मैं भी डिसाइड करूंगा थिकनेस कितनी होगी, ये भी डिसाइड करेगा। दोनों को हटा के आपने एक ही डिफाइन की काइनेमैटिक विस्कोसिटी, को अकेले डिसाइड करेगी कि बाउंड्री लेयर थिकनेस जो है बढ़ेगी या घटेगी। ये बढ़ेगी तो बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ेगी, और काइनेमैटिक विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस भी डिक्रीज होगी। अब देखो हम कुछ ये देखते हैं कि बाउंड्री लेयर जो हमारी बनती है, फ्री स्ट्रीम फ्लूइड आएगा और इस पे जैसे एंट्री करेगा तो हमारा कुछ एक रीजन बन जाएगा जिसमें वेलोसिटी के ग्रेडियंट्स आपको दिखेंगे। ऊपर हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी से हो रहा है फ्लूइड, ठीक है, ओके। देखो ये कुछ ऐसा, ये जो कर्व बन रहा है, ये मान लो ये वेलोसिटी, ये वाला कर्व, ये कुछ कर्व टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो हम इस कर्व की इक्वेशन लिखते हैं, किस कर्व को फॉलो करेगा, किस इक्वेशन को फॉलो करेगा ये कर्व। इधर हॉरिजॉन्टल में u दिख रहा है आपको और वर्टिकल में हमारा y जा रहा है, ठीक है। और किसी भी x पे हमने इसको बना रखा है जिसकी बाउंड्री लेयर थिकनेस x पे कितना है, डेल्टा है, ठीक है। तो आपको अगर किसी भी y पे u की वैल्यू चाहिए, सपोज ये y है, यहां तक y है आपका, ये y है आपका, घिचर पिचर हो गई यार, एक मिनट,
यहाँ ये y है आपका, ठीक है, y डिस्टेंस में आपको वेलोसिटी चाहिए, वो u है। तो आप ऐसे देख सकते हो u बाई यू इन्फिनिटी क्या फ्री स्टीम वेलोसिटी है फ्लूइड की, u बाई यू इन्फिनिटी इक्वल टू 3/2 y अपॉन डेल्टा माइनस 1/2 y अपॉन डेल्टा का होल क्यूब। ये आपको याद नहीं करना बिल्कुल भी, बस देख लो, ठीक है, ओके। अब देखो क्या है, किसी भी x पे आप यू कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी u, और ये मतलब u मेरा ये वाला जो कर्व है, ये कर्व ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है, ठीक, ओके, कोई नहीं। अब देखिए अगर मैं जैसे अगर वॉल शियर स्ट्रेस निकालूं, सपोज वॉल शियर स्ट्रेस निकालूं, तो क्या चाहिए मुझे, म्यू du बाई dy चाहिए एट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पर कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास u है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकता हूं आसानी से। अब du बाई dy निकालो, म्यू हो गया, du बाई dy कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 0 पे, तो 3/2 डेल्टा माइनस इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या होगा, 3 y बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। तो मतलब y की वैल्यू जब 0 होगी तो अल्टीमेटली 0 हो जाना है, तो इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाऊँ, इसको 0 लिख दिया ऐसे। तो क्या हो गया, यहां पे मेरा वॉल शियर स्ट्रेस आ गया 3 म्यू बाय 2 डेल्टा। अगर कभी एग्जाम में पूछा गया वॉल शियर स्ट्रेस और ये कर्व आपको दिया जाए, नॉट टू वरी, अगर पूछेगा ये कर्व आपको देगा, ये आपको रखना नहीं है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम जो है वॉल शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे। सॉरी, इसमें यहाँ ये डिफरेंशिएट करेंगे हम जब, तो इसमें u इन्फिनिटी और आएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना इधर तो u इन्फिनिटी है, ये आ गया हमारा वॉल शियर स्ट्रेस। अब देखो क्या है, ये जो डेल्टा है, डेल्टा दिस इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट x, तो इसका एक्सप्रेशन दिया गया है, ये प्रूविंग रूविंग ये सब चीजें फ्लूइड मैकेनिक्स में, नॉट टू वरी, इतना मत सोचो, ठीक है। इसको ये भी है डेफिनेटली, ये भी प्रूव होता है पूरा पूरा बिल्कुल एग्जैक्टली A to Z, लेकिन ये आप ध्यान रखो, ये भी याद नहीं रखना है, ये भी याद नहीं रखना है, ठीक है, ओके। ये जो डेल्टा होता है बाउंड्री लेयर थिकनेस एट एनी x, इसका जो है फॉर्मूला वो होता है 4.64 x डिवाइड बाय रूट ऑफ REX। कहते हो x तो क्या, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग एज ऑफ द प्लेट, दिस इज द ट्रेलिंग एज ऑफ द प्लेट। जहां से स्टार्ट है प्लेट उसको बोलते हैं लीडिंग एज, जहां से खत्म होता है उसे बोलते हैं ट्रेलिंग एज, और टोटल प्लेट की लंबाई हमारी L है, किसी भी x पे हमने ये डेल्टा निकाला हुआ REX। व्हाट इज REX? REX इज लोकल रेनॉल्ड नंबर। लोकल रेनॉल्ड नंबर क्यों, देखो प्लेट के केस से मैंने आपको बताया था, जो d की वैल्यू होती है वो लेंथ ऑफ द प्लेट होती है, लेकिन आपको यहां पे निकालना है, तो यहां पे क्या रखोगे, कितनी जितनी लेंथ हमारी यहां से होगी, मतलब यहां पे x हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, v इंफिनिटी, मतलब अब इस केस में u लिया है, तो u इंफिनिटी इंटू x इंटू रो डिवाइड बाय म्यू। तो लोकल रेनॉल्ड नंबर में आपको d की जगह x लेना है, और अगर आप बेस्ड ऑन लेंथ निकालते हो, ठीक है, टोटल बेस्ड ऑन L निकालते हो रेनॉल्ड नंबर, तो आपको टोटल लेंथ ले लेनी है इसकी प्लेट की, ठीक है। तो ये हमारा होता है डेल्टा, डेल्टा इज 4.64 इंटू x डिवाइड बाय रूट ऑफ REX, ठीक है। ये फॉर्मूला है डेल्टा निकालने का एट एनी x, ठीक है। अब देखो यहां से अगर ध्यान से देखो तो एक x यहां पे, एक x मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास रूट x है और ऊपर x है, तो अल्टीमेटली अगर मैं डेल्टा का वेरिएशन निकालूं तो मिलेगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1/2। बात समझ रहे हो, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1/2, इतनी बात समझ आई। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, बस मैं मतलब शायद नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा ये चीज हमें बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेके हम बहुत बड़े खुलासे करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखने का बस। डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1/2। आई थिंक इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो अब ये पार्ट था हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स से कुछ हमने उठाया, ठीक है, और जरूरी था क्योंकि हमारा फ्लो ओवर द प्लेट हो रहा है, तो डेफिनेटली है कि भी हमारी बाउंड्री लेयर बनेगी, और वो हमें पता होनी चाहिए बाउंड्री लेयर बनेगी। नाउ नेक्स्ट नंबर हमारा जो है दैट इज नसेल्ट नंबर, NUSSELT, नसेल्ट नंबर। नसेल्ट नंबर रिप्रेजेंटेड बाय NU HD/K। प्लेट के केस में क्या हो जाएगा, ये HL/K हो जाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन लेंथ L, और अगर आपको लोकल नसेल्ट नंबर निकाला तो क्या HX/K हो जाएगा। अभी मैं जो है मेरा उद्देश्य ये नहीं है मैं ये चीज बताऊं, बस D आप मानो D इज अ कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, डायमीटर मत मानना इसको, D इज अ कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन। प्लेट आएगी तो L लिख देंगे, और पाइप आएगा तो D लिख देंगे, और अगर
डक्ट आएगी तो 4a डिवाइड p से निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो यहां पे थोड़ा सा मैं अगर इसको एडजस्ट करूं तो आपको मिलेगा d अपॉन के ए 1 अपॉन एच ए, मतलब a से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये क्या d अपॉन के ए, d अपॉन के ये रिजेंबल कर रहा है l अपॉन के ए, याद आ रहा हो तो इट इज अ कंडक्शन रेजिस्टेंस, और अगर 1 अपॉन एच ए आपको याद आ रहा हो तो ये इट वाज कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो इट इज अ रेशियो ऑफ कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड टू द कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड। देखो बेसिकली एक चीज आपको बताऊं, ये जो डायमेंशनलेस नंबर्स होते हैं ये डिफाइन क्यों किए जाते हैं? एक्चुअली हर एक डायमेंशनलेस नंबर पिक्चर में इसलिए आया क्योंकि हमने उसको यूज करके कुछ एनालॉजी बनाई। एनालॉजी क्या होते हैं? देखो एनालॉजी या एनालॉजी जो भी हो, ठीक है। एनालॉजी जो होता है वो ये होता है कि एक फील्ड हमारा ये है, एक फील्ड दूसरा है, तो इन दोनों फील्ड्स को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ इनमें क्या होंगी, सिमिलैरिटीज होगी, उनके बिहाफ पे हम इसको कंपेयर करेंगे। ये एक्चुअल नहीं है, कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशनलेस नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर किस चीज को कंपेयर कर रहा था? इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। यहां पर देख लो क्या है, ऊपर में क्या आ रहा है, दिस इज द कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड इफ फ्लूइड इज स्टेशनरी, ठीक है। कंडक्शन इट रिप्रेजेंट्स कंडक्शन रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी फ्लूइड की है ना, के भी फ्लूइड का है, ठीक है, एच भी फ्लूइड का है, और डिवाइड बाय ये क्या रिप्रेजेंट, डिवाइड बाय कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। कन्वेक्शन रेजिस्टेंस को सरफेस रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, कन्वेक्शन और सरफेस रेजिस्टेंस, सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड। तो आप देखो ये कंडक्शन टू द कन्वेक्शन मतलब क्या है कि भाई फ्लूइड की कन्वेक्शन करने की एबिलिटी कितनी है और कंडक्शन करने की एबिलिटी कितनी है, उन दोनों को कंपेयर कर रहा है कौन सा नंबर, नसेल्ट नंबर। दिमाग में रख लो कि डायमेंशनलेस नंबर्स डिफाइन इसलिए की जाते हैं ताकि वो दो फील्ड को रिलेट कर सके, ठीक है। ओके, दिस इज द नसेल्ट नंबर, आई थिंक समझोगे। अब तो बहुत बार ईएससी के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या इसरो के ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा नंबर मतलब नसल नंबर किस नंबर से रिजेंबल करता है। तो भाई इसके लिए आपको एक छोटा सा चैप्टर है, कंडक्शन के बाद में आता है ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर, ट्रांजिएंट कंडक्शन इस टाइप से रहता है, ठीक है। मतलब टाइम के हिसाब से उसमें क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। पूरे के पूरे कंडक्शन चैप्टर में हम लोग स्टेडी स्टेट मानते हैं। काफी टाइम हो गया अभी तो, ठीक है, थोड़ा ही बचा है, थोड़ा करते हैं। तो अभी हम उसमें क्या मानते हैं, कंडक्शन के पूरे चैप्टर में हम मानते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। लेकिन ट्रांजिएंट कंडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम हमारा इंक्लूड हो जाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी के टेम्परेचर चेंज हो रहे होते हैं। तो एक नंबर डिफाइन कर दे वहां पे, बायो नंबर, बायो मतलब लिखने में बायोट है बट बोलते हैं इसको बायो नंबर है, ठीक है। ये होता है HS/K, आपको नहीं लगता S क्या होता है, S इज B अपॉन A, इट्स अ यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की होती है इसकी यूनिट S, वहां देखोगे तो S की वैल्यू V अपॉन A होती है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, ठीक है। खैर वहां नहीं जाते, तो इस टाइप का दिया होता है, यहाँ देखो H यहाँ भी H है, K यहाँ K यहाँ, और दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, इसकी भी ये लेंथ है, मतलब इसको रिजेंबल करता है। बायो नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब कुछ है, ये अलग चैप्टर है। वैसे आपको बताऊं, अगर बायो नंबर लेस देन 0.1 होता है तो हम इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम पूरी की पूरी बॉडी में एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये अलग चीज है। तो ये रिजेंबल करता है किसको, बायो नंबर से। ये थोड़ा ध्यान रखना, अगर कोई ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसको मार्क करके आ जाए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रांड्टल नंबर, प्रांड्टल नंबर, ठीक है, PR। प्रांड्टल नंबर जो होता है एक्चुअल में, जैसे मैंने वहां आपको लिखा था म्यू Cp/K, एक्चुअल जो होता है इट इज अ रेशियो ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। फिर आगे ये हमारा कंडक्शन का पार्ट है, थर्मल डिफ्यूजिविटी। न्यू क्या होता है, म्यू अपॉन अल्फा होता है। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, K अपॉन रो Cp। थर्मल डिफ्यूजिविटी, जैसे ये न्यू पे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी या सिर्फ और सिर्फ रो, सिर्फ और सिर्फ विस्कोसिटी या सिर्फ और सिर्फ रो डिसाइड नहीं करेगा बॉन्ड लेंथ थिकनेस को। ऐसे ही हमारा रो ये होता है, अल्फा होता है। अल्फा में देखो कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ K डिसाइड नहीं करेगा, K के साथ साथ
मतलब हीट हमारा किस रेट से कंडक्ट होगा, उसके साथ साथ हमें स्पेसिफिक हीट की भी नीड होती है। खैर ये थोड़ा डीप स्टडी है, डीप इसमें अंडरस्टैंडिंग है, बाद में कभी देखेंगे। अल्फा की वैल्यू K अपॉन रो Cp होती है, रो Cp होती है, ठीक है। रो से रो काट डालो और ये बनेगा तो बन जाएगा म्यू Cp बाई K। प्रांड्टल नंबर म्यू Cp बाई K। म्यू इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, म्यू इज अ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, specific heat of the fluid, K is the conductivity of the fluid. मतलब these all the property of the fluid. So this is the dimensionless number which is the property of the fluid. ध्यान रखना। Although टेम्परेचर के साथ में ये चेंज होगा प्रांड्टल नंबर, लेकिन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम हमें जो प्रॉब्लम दी होगी उसमें अगर कुछ रेंज में जो है टेम्परेचर चेंज है तो हम उसको कांस्टेंट मानेंगे। हम एक किसी भी फ्लूइड के लिए प्रांड्टल नंबर को कांस्टेंट मानेंगे। पूरे के पूरे एंटायर कन्वेक्शन में किसी भी एक पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए हम प्रांड्टल नंबर को कांस्टेंट मानेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई स्टेटमेंट आता है प्रांड्टल नंबर क्या टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, यस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। हम अपनी स्टडी में इसको एक फ्लूइड के लिए कांस्टेंट मानेंगे बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से एक जनरल स्टेटमेंट निकलने वाला है। मैंने आपको बताया पहले, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1/2, ऐसे हमारा ये है। दिस इज द प्रांड्टल नंबर ऑफ फ्लूइड। अब प्रांड्टल नंबर क्या करता है, देखो न्यू क्या था, न्यू हमारा था काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो बता रहा था व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। अल्फा क्या है, अल्फा इज अ थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये बताता है व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर। अब थर्मल बाउंड्री लेयर क्या होता है ये डिस्कस करने की चीज है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी क्लास को यहीं पे फाइंड अप करता हूं। तो अल्फा की वैल्यू मुझे आपको समझानी है, मतलब सॉरी टीबीएल की वैल्यू समझानी है, क्या होता है टीबीएल और अल्फा टीबीएल में क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने डायमेंशनलेस नंबर देखी और बाकी जो भी था हमने समझा। थोड़ा लंबा चैप्टर है, ठीक है, ज्यादा टाइम लग रहा है, ओके, बट समझ में आना चाहिए, अच्छे से क्वेश्चंस बनने चाहिए। अगर आप पूरा का पूरा फॉलो कर रहे हो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे और होपफुली हम लोग नेक्स्ट क्लास में शायद 1-2 क्वेश्चन कर पाए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के बाद में डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चंस कुछ करेंगे, ठीक है। बाय द वे, अगर इफ यू आर लाइकिंग दिस क्लासेस देन भैया सब्सक्राइब कर दो या फिर क्या शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन लगे। पता लगा 10-20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो मेरा भी मोटिवेशन लो हो जाएगा, क्या यार मतलब ही नहीं है कुछ, मतलब अगर 10-20 या कम लोग हैं तो मतलब क्या है कि भाई मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ या मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक। तो आप जैसा भी फीडबैक आप कर रहे हैं आप फीडबैक दिया करो, कमेंट्स किया करो, और जो आपको कुछ डाउट्स हैं, ठीक है। खैर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो डाउट ही नहीं आएंगे, बेस्ट वे डाउट ना आने का, पढ़ाई मत करो, डाउट क्या आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, अगर जिसको ठीक लग रहा है आप लाइक करो, कमेंट्स करो, और आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इवन शेयर दैट क्वेश्चन और टॉपिक वो बताओ, कोशिश करूंगा मैं उसको कवर करने की, ठीक है। बाकी घर में रहो, सेफ रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।